वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12 की क्लास में आपको अभी 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को 12th की केमिस्ट्री का पेपर है। तो उस पेपर में चैप्टर वाइज डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से ऐसे आप टॉपिक पढ़िए, मेहनत करिए जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में पूछे जाएं ताकि आप आसानी से लिख सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहला चैप्टर लेता हूं विलयन। पहला चैप्टर मैं लेता हूं विलयन कि विलयन में क्या क्या आपको स्टडी करना है। तो जनरल वे में आपको ये देखना है कि विलयन में सबसे पहले विलयन की ही परिभाषा आनी चाहिए। तो आपको विलयन की परिभाषा मस्ट है, कम से कम इतना जानो, विलयन की परिभाषा, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, याद आ गया होगा आपको। फिर विलय क्या है, विलायक क्या है। विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है विलय कहलाता है। दूसरा विलायक, विलयन का वह घटक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है विलायक कहलाता है। तो विलयन के घटक, सेकंड पॉइंट है विलयन के घटक, और इस घटक में से पहला है विलय, अभी मैंने परिभाषा आपको बताई है। सेकंड है विलायक, और अच्छी तरह से आपको मैंने दोनों की परिभाषा आपको बता दी। इसके बाद छोटी छोटी बातें और, जैसे तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है। ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको सीधे पढ़ना विलेयता। तो तनु विलयन क्या है, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है विलायक कहलाता है, ठीक है। तो विलेय और यानी तनु विलयन और सांद्र विलयन हो गया। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। मैं शायद भूल गया था, मैंने कहा दोबारा रिपीट कर दे। इसके बाद आपको पढ़ना है विलेयता। क्या पढ़ना है, विलेयता। इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विलेयता किसे कहते हैं और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, या कारकों पर प्रकाश डालिए, या कारक लिखिए, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो विलेयता है क्या चीज़, कहते हैं किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम, जो निश्चित ताप पर, यहाँ पहले जोड़ देना था, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इस परिभाषा को आपको रट लेना है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कर देती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके विषय में जानना है। तो साधारण तौर से जैसे ताप, दूसरा है जो है विलेय और विलायक की प्रकृति, और विलायक की प्रकृति। इसी तरह तीसरा पॉइंट है विलेय के कणों का साइज। चौथा पॉइंट है सम आयन का प्रभाव, सम आयन के कारण भी विलेयता प्रभावित होती है। तो ये सारे बिंदु आपको याद कर लेने हैं, इनको जान लेना है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो है आपको इसी में एक प्रश्न और कभी कभी आ जाता है कि निम्न पर प्रकाश डालिए, निम्न पर टिप्पणी लिखें। और उसमें प्रश्न रहता क्या है, 2-3 प्रश्न रहते हैं, उनमें से एक छोटा सा प्रश्न रहता है अतिसंतृप्त विलयन। क्या रहता है बच्चों, अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन, ये एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो अतिसंतृप्त विलयन क्या है, कि वह विलयन
जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से बहुत अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और अच्छा प्रश्न है। उसके बाद मैं एकदम सेलेक्टेड टॉपिक की मैं बात करने चल रहा हूँ जो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इसमें आता है विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, और उन्हीं में से आपको पढ़ना है बच्चों। इन्हें जो मैंने अभी बताया है इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, ये आपके काम की चीज़ है और इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे आप। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहा हूँ, विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। जो मैंने मेथड पढ़ाया उसमें दो मेथड से पढ़ाया था, एक भौतिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, दूसरी मैंने सेकंड पढ़ाई थी कि विलय क्या कहते हैं रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रताएं व्यक्त करने की विधियाँ। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और पहला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरी इसमें है नॉर्मलता, तीसरी इसमें है मोलरता, चौथी इसमें है मोललता और पांचवी इसमें है मोल प्रभाज। मैं चैलेंज करता हूँ, इस 5 टॉपिक हैं सांद्रताओं की, 5 टॉपिक में से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता से या नॉर्मलता से मोललता या मोल प्रभाज से सवाल 100% आएगा। आप इसे झुठला नहीं सकते, या आप सोचो कि इनको नहीं पढ़ेंगे और मेरा काम चल जाएगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि आपका चलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें रट लेनी है आपको, इसमें से कोई ढिलाई नहीं करना है, आपको पढ़ते ही चलना है, इसको समझ लेना। और ख़ासकर मोल प्रभाज का सवाल नहीं तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है, मोल प्रभाज निकालने के लिए देते हैं और आपको निकालना पड़ता है। तो मोल प्रभाज ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। इनके बाद इतना पढ़ लेने के बाद हम आपको और बताते हैं, इसमें से पूछा जाता है परासरण तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म की बात करते हैं। एक टॉपिक आता है तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म इनको अंग्रेजी में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आता है, बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। अब क्या क्या आपको स्टडी करना है मैं जनरल वे में फिर बता रहा हूँ। आज विलयन के बारे में पहले ये लेक्चर होगा, इसके बाद मैं अलग अलग चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन देता रहूँगा। तो तनु विलयन में सबसे पहले आपको सबसे पहले बात जानना है परासरण। क्या पढ़ना है? परासरण। दूसरा इसी में पढ़ना है एवं परासरण दाब। एवं परासरण दाब। बच्चों मैंने जो भी पढ़ाया है आपने सब कुछ पढ़ा है, इसमें नोट्स मैंने बनवा दिया था। मैंने कहा था आपसे कि पढ़ लूँ, अभी याद कर लूँ, फिर अवसर आएगा, जब मौका आएगा तो आप सोचोगे कि काश मैं उसी समय पढ़ लिया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इनको पढ़ लेना। जब परासरण दाब पढ़ लेना तो वहीं पे एक छोटी सी बात और पढ़ लेना कि जो है अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ लेना। अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ लेना, पलट लेना, छोड़ना नहीं, डिस्कशन में बता दे रहा हूँ। फिर जब ये पढ़ लेना, जब परासरण दाब पढ़, एक प्रश्न इसमें कई बार पूछा गया, परासरण तथा विसरण में अंतर बताइए। अभी मैंने पढ़ाया आपको परासरण एवं विसरण में अंतर, इसे छोड़ना नहीं।
कोई कहे कि छोड़ दो तो कतई नहीं छोड़ना, चाहे लाख कोई कुछ भी कहे आपको यहीं पे जैसे अभी मैं कह रहा था ना, आपसे पूछा जाएगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, तो वहीं पे एक आता है समपरासारी विलयन और समदाबी विलयन। समपरासारी विलयन एवं समदाबी विलयन। फिर एक इसी में और टॉपिक छोटा सा आता है अल्पपरासारी एवं अल्पपरासारी और अतिपरासारी। अतिपरासारी, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपसे पूछे 4 टॉपिक इसमें ये निकल आए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और आप परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे अरे बाप रे बाप, छोटी छोटी बातें थी, मैंने स्टडी नहीं की और मेरा कहाँ दिमाग इधर उधर हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको अगली बात बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूंगा। द्रवों के वाष्प दाब के बारे में अध्ययन करना, आपको क्या पढ़ना है? द्रवों के वाष्प दाब। द्रवों के वाष्प दाब, मैंने शायद आपको वाष्प दाब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाया था कि वाष्पन और द्रवण की साम्य अवस्था में जिस दाब के कारण, वाष्पन और द्रवण की साम्य अवस्था में जिस दाब के कारण वाष्प कण पुनः द्रव में परिवर्तित होता है, वह दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। और फिर यही पढ़ना पड़ेगा वाष्प दाब का अवनमन। आप पढ़े होंगे अच्छी तरह से, क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। और इसी में आप पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जैसे ही वाष्प दाब का अवक्षेपित अवनमन पढ़ते हैं, वैसे बच्चों आ जाता है राउल्ट का नियम। और मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा पूछा गया राउल्ट्स लॉ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि राउल्ट्स लॉ कितना अधिक पूछा गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम विलयन चैप्टर में रटा रहना चाहिए। अगर नहीं आप पढ़ें तो आप ही झेलोगे, ये समझ लो, भी आप सोचोगे कि काश में पढ़ लिया होता। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि राउल्ट का नियम पढ़ लेना, मैं याद भी दिलाए दे रहा हूँ आपको, मैंने रटाया था। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम से संबंधित छोटी मोटी चीज़ें और आप पढ़ लेना। फिर आता है क्वथनांक, और क्वथनांक का उन्नयन। फिर आता है क्वथनांक, शायद मैंने क्वथनांक भी आपको रटाया था कि क्वथनांक क्या है। ठीक, क्वथनांक तो जान गए होंगे, जब हम उबालते हैं ना, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर जो है उबलने लगता वह उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन मैंने वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान की भाषा मैंने बताया था कि जो है जब वह किसी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो क्वथनांक तथा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक एवं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सब पढ़ लेना। और इसी में छोटी मोटी चीज़ें अपना देखना। हिमांक है, हिमांक का अवनमन है। एक छोटी सी बात इसमें कई बार पूछी गई है, मैं आपको बता ही दूं कि एक बार ये प्रश्न कई उसमें पेपरों में मैंने देखा है कि प्रतिपरासरण पूछा गया। क्या पूछा गया है? परासरण, जहां आपको मैंने पहले बताया था वहीं पर प्रतिपरासरण पूछा गया है। ये कुछ है नहीं, परासरण का व्युत्क्रम प्रतिपरासरण कहलाता है। एक लाइन लिखने के 2 अंक मिलते हैं और इस प्रश्न को नहीं भूलोगे कि जो है ये कैसे आपको मिला। ठीक है, तो ये डिस्कशन में मैंने आपको दे दिया है कि, और इसके हिमांक मैंने कही दिया है। और इसमें एक छोटी सी बात और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है वान टहाप गुणक किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा नहीं गया कई वर्षों से, 18 के बाद अब तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि वान टहाप गुणक क्या कहता है, मतलब किसे कहते हैं, परंतु इसे आप पढ़ लेना फिर। और बाकी इसमें इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग बेटा सारा महत्वपूर्ण हो गया है, सारा काम। बस एक बचा है हेनरी का नियम। क्या बचा है?
हेनरी का नियम, और इस नियम को रट लेना, वेरी वेरी मोस्ट एंड मोस्ट, राउल्ट्स एंड हेनरी लॉस, हेनरीज लॉ। तो हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड लेक्चर में, इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।